Good morning, students. We are starting the chapter 3 of history, Kingdoms of the South, a case study of the Cholas. ओके, लास्ट चैप्टर में हमने नॉर्थ इंडिया के किंगडम्स के बारे में पढ़ा था मिडिवल पीरियड में, है ना। आपको पता है ना, हम 7th क्लास में मिडिवल पीरियड को स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट चैप्टर जो था उसमें हमने नॉर्थ इंडिया के किंगडम्स के बारे में पढ़ा था, और इस चैप्टर में हम साउथ इंडिया के किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे मिडिवल पीरियड के दौरान। ओके, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम्स थे साउथ इंडिया में उस समय पर वो थे चेरास, चोलाज एंड पांड्यास। ठीक है, बिफोर 4th सेंचुरी इन साउथ इंडिया। 4th सेंचुरी में चालुक्यास जो थे वो इमर्ज हुए कर्नाटका में, और पल्लवाज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लेकिन ये जो दोनों डायनेस्टीज थी वो बहुत पावरफुल हुई, और इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक अपना रूल किया इन रीजन्स में। However, with the reversal of fortune, the Cholas started emerging again. है ना, जो चोलास थे उनका पावर फिर से इमर्ज होने लगा, और ग्रेट पावर में आए वो साउथ इंडिया में लगभग 8th सेंचुरी के दौरान, है ना। उन्होंने पल्लवा किंग्स को डिफीट किया, और जो दूसरे लोकल रूलर्स थे उनको भी डिफीट किया। चोलास ने एक पावरफुल नेवी बनाई, और श्रीलंका की तरफ उनका एक्सपीडिशन शुरू हुआ। कालद्वीप और कुछ जो कंट्रीज़ थी साउथ ईस्ट एशिया की, उन पर उन्होंने एक्सपीडिशन उस तरफ किया उन्होंने। मिड 19th सेंचुरी तक जो था 12th सेंचुरी एडी, मिड 19th सेंचुरी जो थी 12th सेंचुरी की, तब तक जो चोलास थे वो तमिलनाडु पर रूल करते थे, और आंध्र प्रदेश कर्नाटका के कुछ पार्ट्स जो थे उनके अंडर में थे। ठीक है, तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट किंगडम्स थे साउथ इंडिया में उस समय पर थे। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग्स, अब हम जो इम्पॉर्टेंट किंग्स थे उस समय पर उनके बारे में पढ़ेंगे। विजयालय एंड आदित्य वन। विजयालय 850 से 875 एडी तक थे, जो चोला डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। वो उरैयूर, पल्लव के पास जो उरैयूर है वहाँ उसके फ्यूडेटरी थे, है ना। और चोलास का जो कैपिटल था संगम एज में उरैयूर ही था। ही ब्रोक अवे फ्रॉम पल्लवाज इन अबाउट 880 एडी। उन्होंने पल्लवाज को हराया 880 एडी में, है ना। हम किसके बारे में पढ़ें? विजयालय एंड आदित्य वन। विजयालय कौन थे? फाउंडर थे चोला डायनेस्टी के, और वो पल्लवाज के फ्यूडेटरी थे, उरैयूर के पास सामंत थे उनके। और उस समय जो उरैयूर था वो चोलास का किंगडम था, कैपिटल था, चोला किंगडम का कैपिटल था संगम एज में। फिर 880 एडी में विजयालय ने पल्लवास को ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, और तंजौर को कनकैर कर लिया और अपना कैपिटल वहाँ पर स्टैब्लिश किया। लेकिन जो रूलर थे, जो आर्किटेक्ट थे विजयालय इस डायनेस्टी के माना जाता है, जिन्होंने ये कहा जा सकता कि रियल में जिन्होंने इस तंजौर में शासन को इस्टेब्लिश किया था, वो विजयालय का बेटा और उनका सक्सेसर आदित्य वन था। उसने पल्लव किंग को डिफीट किया, और जो पुरानी चोला टेरिटरी थी उसको फिर से रीगेन किया, और उसके अलावा उसने पांड्यास की टेरिटरीज को भी कनकैर किया वेस्टर्न गंगा से। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग थे विजयालय जो फाउंडर थे, और आदित्य जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर या आर्किटेक्ट माने जाते हैं चोला डायनेस्टी के। देन राजा राज वन 985 से 1014 एडी तक थे, है ना। ये भी बहुत एबल रूलर था, एबलिस्ट, सबसे योग्य शासक था। उसने मदुरई को कैप्चर कर लिया पांड्यास से, और केरला के किंग पर केरला पर जो है अपना शासन कर लिया। उन्होंने मैसूर को कनकैर किया, और कल्याणी के चालुक्यास जो थे उनको भी डिफीट किया। 999 एडी में राजा राज वन ने वेंगी को ऑक्युपाई किया। वेंगी जो आंध्र प्रदेश का एक एरिया है, और उसे इंस्टॉल किया। शक्ति वर्मन इसके रूलर थे। राजा राज वन जो था उन्होंने एक पावरफुल नेवी बिल्ड की, और श्रीलंका और मालदीव के आइलैंड को कनकैर किया। श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट जो था वहाँ पर चोला प्रोविंस बन गया था, है ना, अंडर द नेम मुमादी चोलामंडलम।
है ना। तो वहाँ जो श्रीलंका और मालदीव का एरिया था वहाँ पर उन्होंने अपना प्रोविंस मुमादी चोलामंडलम के नाम से बनाया। ही रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड। वहाँ पर जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, है ना। इट वॉज द अरब मर्चेंट्स हु हैड ट्रेड विद इंडिया। अरब के जो मर्चेंट्स थे वो इंडिया के साथ व्यापार करते थे टेक्सटाइल, स्पाइसेस और प्रीशियस स्टोन का। ये कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम थे जो एक्सपोर्ट किए जाते थे। राजा राज वन जो था वो भी बिल्डिंग्स में काफ़ी इंटरेस्टेड था, बिल्डिंग्स बनाने में। उसने राजेश्वर टेम्पल बनवाया था तंजौर में, है ना। हालांकि वो भगवान शिव का फॉलोवर था, भगवान शंकर की पूजा किया करता था हिंदुइज़्म में। राजा राज वन जो था उस हिंदू धर्म के अलावा बाकी सभी धर्मों को भी टॉलरेट करता था। राजा राज वन के अंडर में चोला पावर जो था अपनी ग्लोरी की हाइट पर पहुंचा था, काफ़ी आगे बढ़ा था। ठीक है। राजा राज वन के बाद है राजेंद्र चोला 1014 टू 1044। राजेंद्र जो थे, राजेंद्र चोला जो था उसने अपने फादर राजा राज वन को सक्सीड किया और उसने श्रीलंका को पूरा श्रीलंका कंक्वायर कर लिया और अपनी आर्मी को सेंट्रल इंडिया तक ले गया और गंगाईकोंडा चोला का टाइटल लिया। उसने पाला किंग्स जो थे बंगाल के और उड़ीसा के, उनको उन पर अटैक किया और उन्हें डिफीट किया। और उसके अलावा अंडमान और निकोबार के आइलैंड को एनेक्स किया। और जो श्री विजय जो किंगडम था श्री विजय का, है ना, उस पर उसको अपने अंडर में किया, जिसमें मलय पेनिनसुला और सुमात्रा भी इंक्लूड था। Thus his campaign resembled that of Samudragupta in many ways. Under him the trade with Southwest Asia flourished, है ना। तो उसका जो कैंपेन था वो समुद्रगुप्त के कैंपेन से ही काफ़ी कुछ मिलता जुलता था। उसके अंडर में साउथ वेस्ट एशिया में ट्रेड काफ़ी फ्लॉरिश हुआ। उसने एक नया कैपिटल अपना बनाया और अपना नाम गंगाईकोंडा चोलापुरम रखा ही। और उसके अलावा उसने मैग्निफिसेंट प्लेसेस और सुंदर टेम्पल्स भी बनवाए थे। ट्रेड फ्लॉरिश हुआ था काफ़ी राजेंद्र चोला के अंडर में, काफ़ी आगे तक बढ़ा था। उसने एक नेवल एक्सपीडिशन भेजा था श्री विजय के अगेंस्ट, जो रूलर था श्री विजय का, और ट्रेडर्स की उसने हेल्प की थी चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड के लिए। रूलर वॉज मेड टू सरेंडर एंड द चोलाज ट्रेड वॉज नाउ कैरिड ऑन विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। जो श्री विजय था उसने ट्रेडर्स को रोक दिया था साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में व्यापार करने से। तो जो राजेंद्र चोला था उसने अपना एक नेवल एक्सपीडिशन भेजा, अपनी नेवी भेजी, आर्मी, नेवल आर्मी फोर्स, और फिर अब जो वहाँ का रूलर था वो सरेंडर हो गया और चोला ट्रेड जो था अब बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ गया। चोला पावर बिगेन टू ड्विंडल एज द सक्सेसर ऑफ राजेंद्र वन। राजेंद्र वन के बाद जो चोलास का पावर था वो कुछ डगमगाने लगा था, है ना। जो राजेंद्र वन के सक्सेसर थे वो सिर्फ वॉर्स में ही बिजी हो गए थे, दूसरे किंगडम्स के साथ वॉर्स करने में। धीरे धीरे जो चोला किंगडम था वो वीक होता गया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 13वीं सेंचुरी तक उसका एंड आ गया था। और जलावर्मन सुंदरा जो पांड्या रूलर था उसने बहुत बुरी तरीके से हराया राजेंद्र टू को, जो लास्ट चोला किंग था। ठीक है। तो ये था चोलास का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जो चोलास का के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से चोला रूलर्स हुए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन। चोला किंग जो थे वो बहुत पावरफुल थे, उनका किंगडम जो था बहुत पावरफुल था। उनके जो ऑफिसर इंचार्ज हुआ करते थे अलग अलग ब्रांचेस के, अलग अलग ऑफिसर थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। जो किंगडम था वो प्रोविंसेस में डिवाइड था जिसे मंडलम कहा जाता था। जितने भी मंडलम थे, मंडलम को डिवाइड किया गया था वेलानाडूज में, और हर वेलानाडू जो था उसमें कई सारे विलेजेस कंप्राइज थे। ठीक है। तो जो पूरा किंगडम था वो मंडलम में डिवाइडेड, प्रोविंसेस में डिवाइड था जिसे मंडलम कहा जाता था। मंडलम वेलानाडू में और वेलानाडू विलेजेस में। ओके। ज़्यादातर जो विलेजेस थे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन विलेजर्स खुद ही कैरी आउट करते थे।
जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो इंटरफेयर नहीं करते थे विलेज के मैटर में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डेवलपमेंट जो था इस समय पर विलेजेस में, वो विलेज के पीपल के थ्रू ही होता था, और जो यहाँ की स्ट्रेंथ का इम्पोर्टेंट सोर्स भी था। जो विलेजर्स थे वो विलेज में असेंबली किया करते थे या काउंसिल होती थी उनकी, जिसे उर या सभा कहा जाता था। विलेजर्स जो थे जिनके पास लैंड होते थे, है ना, जो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, वो काउंसिल में चुने जाते थे। काउंसिल जो था वो बहुत सारी छोटी छोटी कमिटीज़ में डिवाइडेड थी, और हर कमिटी को विलेज एडमिनिस्ट्रेशन लुक आफ्टर किया करता था। एग्जाम्पल के लिए वहाँ पर जो था टैंक कमिटी थी विलेज काउंसिल में, जिसका काम था ये देखना कि वहाँ पर वाटर की सप्लाई सफिशिएंट है कि नहीं, पूरे विलेज में जो वाटर का प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं। जो रेवेन्यू था चोला किंगडम का वो दो सोर्सेज से आता था, लैंड सोर्स, लैंड टैक्सेस एंड ट्रेड टैक्सेस। लैंड पर और ट्रेड पर टैक्स लिया जाता था। लैंड पर जो टैक्स लिया जाता था वो यूजुअली विलेज काउंसिल कलेक्ट करती थी। वेल्दी लैंड ओनर्स जो थे वो टैक्स पे किया करते थे, ऑफिसर्स टैक्स पे किया करते थे। ट्रेड पर जो टैक्स लगाया जाता था उसे कलेक्ट करने के लिए मर्चेंट्स होते थे जो जनरली टाउन्स में रहते थे। ओके, देन सोसाइटी। जो रॉयल फैमिली थी कि राजा की जो परिवार था, कोर्टियर्स थे, ब्राह्मण्स थे और मर्चेंट्स थे, ये रिस्पेक्टेबल होते थे सोसाइटी में। ब्राह्मण्स जो थे वो सिखाने का काम करते थे और उन्हें लैंड दिया जाता था, ज़मीनें दी जाती थी एज अ गिफ्ट किंग की तरफ से। इन्हें जो ब्राह्मणों को गिफ्ट दिया करता था किंग लैंड के रूप में, उन्हें ब्रह्मदेय कहा जाता था। जो ब्राह्मण्स थे वो उस पर टैक्स पे नहीं करते थे राजा को, और कॉन्सिक्वेंटली धीरे धीरे जो था कुछ उनमें से इतने रिच मर्चेंट बन गए थे चोला किंगडम में। वो उनका ट्रेड रिलेशन हो गया था चाइना के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ और वेस्टर्न एशिया के साथ। साथ ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ट्रेड हुआ करता था, गुड्स का एक्सचेंज होता था नॉर्दर्न और साउदर्न किंगडम में। कुछ मर्चेंट जो थे उन्होंने अपनी एक जॉइंट बॉडी तैयार कर ली थी जिसे मर्चेंट गिल्ड्स कहा जाता था। वो एक बैंक की तरह काम करते थे। हर मर्चेंट जो होता था अपना मनी का शेयर कंट्रीब्यूट करता था उसमें, और क्योंकि ये बहुत यूज़फुल था, गिल्ड मर्चेंट जो था, यहाँ पर बहुत मनी इकट्ठा हो जाती थी जिससे ट्रेड जो है लार्ज स्केल पर कैरी किया जाता था और वो सिंगल मर्चेंट की हेल्प कर सकते थे। हर मर्चेंट गिल्ड जो था उसके अपने कैरावेन्स होते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जितने भी क्लासेस थी यहाँ पर, जितने भी वर्ग थे सोसाइटी में, वो प्रॉस्पेरस नहीं थे, है ना। सारे जो हर क्लास था वो तो प्रॉस्पेरस नहीं था। जो लेबरर्स थे टाउन में और पीजेंट्स थे विलेजेस में, वो अभी भी पुअर थे, जिनमें से ज़्यादातर शूद्रास थे जिनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी। लोवेस्ट कास्ट जो थे वो अलाउ नहीं थे टेम्पल्स में, ठीक है। देन रिलीजन, हिंदुइज़्म मेन रिलीजन हुआ करता था इस पीरियड में इंडिया में, है ना। बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स हुए जिसमें अलवर्स और नयनार्स की टीचिंग्स भी थी। दूसरे भी नए आइडियाज़ इस समय इंट्रोड्यूस हुए थे रिलीजन में। उनमें से ज़्यादातर रिलीजन जो थे उसमें इमेजेस को वर्शिप नहीं किया जाता था और प्रेयर्स को रिपीट की जाती थी जिसे प्रीस्ट रिसाइट करते थे, पुजारी जिन्हें गाया करते थे। रिलीजन जो थे उनमें क्या था, गॉड को लव करना और फेलो बीइंग के लिए काइंड होना। वो उनका मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्ट जो था इसमें लिंगायतन, जिसके फाउंडर बासावा थे, वो 12th सेंचुरी में थे, है ना। ये जो पीरियड था जिसमें बहुत सारे लोगों ने फ़िलॉसफी को लर्न करना शुरू किया, फ़िलॉसफी में अपना इंटरेस्ट दिखाया। जो बेस्ट नोन टीचर थे उस समय के वो थे शंकर और रामानुज। शंकर जो थे वो 8th सेंचुरी में आए केरला से। उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया हिंदू रिलीजन के रिवाइवल के लिए। उनकी जो फ़िलॉसफी थी उसे अद्वैतवाद कहा गया, जिसका मतलब था कि ईश्वर यूनिक है, गॉड इज़ यूनिक। उन्होंने सिखाया कि नॉलेज ही केवल एक रास्ता है जिससे गॉड को वर्शिप किया जा सकता है, और साथ ही उन्होंने कई सारे फिलॉसफी के सेंटर्स भी इस्टेब्लिश किए। रामानुज जो थे वो भी एक बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर थे इस टाइम के। उन्होंने
सिखाया, प्रीच किया कि किसी जो ईश्वर हैं वो ईश्वर की पूजा करना क्या है, भक्ति के थ्रू हम ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, है ना। अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगा देनी चाहिए। भक्ति मतलब होता है डिवोशन एंड लव, है ना। वो शंकर और जो इनसे उससे अग्री नहीं करते थे और इंसिस्ट करते थे कि जो वर्शिप करने का तरीका है वो क्या है, ईश्वर से प्रेम करो। नॉलेज से ज़्यादा लव जो बेटर रास्ता है, बेटर है गॉड तक पहुंचने का। ही फेवर्ड द एंट्री ऑफ ऑल कास्ट इन टेम्पल्स टू ऑफर प्रेयर, है ना। वो उनका मानना था कि हर कास्ट के लोगों को टेम्पल में जाने देना चाहिए प्रेयर करने के लिए। तो ये रिलीजन थे, जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर थे जिनमें शंकर और रामानुज, इनका अलग अलग मानना था। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, चोला रूलर जो थे उन्होंने काफ़ी ग्रेट बिल्डिंग्स बनवाई थी, है ना। वो ना केवल एक अच्छे रूलर थे बल्कि साथ ही ग्रेट बिल्डर्स भी थे। किंग और वेल्दी पीपल जो थे वो मनी डोनेट किया करते थे और लैंड डोनेट किया करते थे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए। ऑलमोस्ट हर विलेजर जो था, जितने भी विलेजेस थे, हर विलेज में एक टेम्पल हुआ करता था। बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजौर में था और उसे राजेंद्र चोला ने बनवाया था। ये जो टेम्पल है ये प्रूव करता है कि आर्किटेक्चर जो था उस समय पर वो अपने एडवांस स्टेज में था। कैलाश टेम्पल जो एलोरा में बनाया गया है वो एक मैग्निफिसेंट पीस है आर्किटेक्चर का, जिसे राष्ट्रकूटाज रूलर ने बनवाया, कृष्णावन ने। होयसलवेरा टेम्पल एट हल्बिद, ये जो है होयसल राजाओं ने बनवाया था। ये होयसल आर्ट और आर्किटेक्चर को शो करता है, होयसल आर्किटेक्चर को दिखाता है कि होयसल आर्किटेक्चर जो था उस समय कितना प्रोग्रेसिव था। साउथ में जो टेम्पल्स हैं स्पेशली चोला रूलर्स के दौरान जो बनवाए गए थे वो सोशल लाइफ का सेंटर होते थे। जो विलेजर्स होते थे, गांव में रहने वाले जो लोग होते थे, वो टेम्पल्स में आपस में मीटिंग किया करते थे, डिस्कशन किया करते थे, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला करते थे। जो स्कूल्स थे वो भी इन टेम्पल्स से अटैच होते थे विलेजेस में। साथ ही जो विलेजर्स थे वो अपने फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट किया करते थे टेम्पल के कोर्टयार्ड में। ओके, नाउ एजुकेशन एंड लर्निंग। एजुकेशन और लिटरेचर जो था इस फील्ड में भी चोलाज ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की थी। टेम्पल्स डेवलप्ड हुए थे, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराए गए थे एजुकेशन के लिए, मेडिसिन के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे इस समय उन्होंने संस्कृत तमिल भाषा सीखी थी चोलास किंगडम में। भक्ति सेंट्स जो थे उन्होंने कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज को डेवलप किया। चोलाज ने ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, आर्ट और दूसरे जो साइंसेस थे उनकी लर्निंग को एनकरेज किया। रामायण ऑफ कंबन इन तमिल वॉज ट्रांसलेटेड। रामायण को तमिल भाषा में ट्रांसलेट किया है कंबन ने। तेलुगु राइटर्स जैसे कि नानिया और तिकन्ना, ये इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने महाभारत को जो है अपना अडेप्टेशन किया। महाभारत को इन्होंने अपने भाषा में जो है ट्रांसलेट किया था। नैनिया जो थे उन्होंने महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट किया। पोएट जैसे कि पंपा, पोना और राणा, इन्होंने तेलुगु ग्रामर में काफ़ी अच्छा काम किया था। उन्हें 3 ज्वेल्स के नाम से जाना जाता है कन्नड़ लिटरेचर में। शिल्पादिकरम और मणिमेखलय, ये 2 बहुत ही ग्रेट एपिक्स हैं रामायण की तरह ही और महाभारत की तरह। ये जो एपिक्स हैं वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं साउथ इंडिया के पीरियड की हमें। ओके, so this chapter is completed here. Read this chapter nicely and listen the explanation carefully. After that, write down the terms in your copy and I will send afterward the book exercise and question answer. Okay, till then, goodbye.